बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और खेतों से घिरे एक सुंदर और शांत गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। सेठ अपनी पत्नी और इकलौती बेटी कुसुम के साथ बड़े सुख से रहता था। सेठ जी गांव के सम्मानित और उदार व्यक्तियों में माने जाते थे, इसलिए गांव के लोग भी बहुत उन्हें मानते थे। कुसुम अब बड़ी हो चुकी थी। वह रूप और स्वभाव में बहुत ही सुशील और सुंदर थी। उसकी मीठी बोली के कारण पूरा गांव उसे बहुत प्यार करता था। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता ने उसका रिश्ता अपने एक परिचित परिवार में तय कर दिया। अब समय आ गया था कि उस रिश्ते को विवाह में बदला जाए। एक दिन सेठ पास के नगर से लौटे। आज उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, उनकी चाल और मुस्कान से ही पता चल रहा था कि कोई बड़ी खुशी की बात है। सेठानी ने उत्सुकता से पूछा, आज आप इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हो? सेठ जी हंसते हुए बोले, अरे बड़ी खुशखबरी है। मैं अभी कुसुम के ससुराल वालों से मिलकर आ रहा हूँ। हमने विवाह की तारीख तय कर दी है। यह सुनते ही सेठानी के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। घर में मानो उत्सव का माहौल बन गया। सेठ जी मन ही मन सोच रहे थे कि वे अपनी प्यारी बेटी का विवाह इतनी धूमधाम से करेंगे कि पूरा गांव वर्षों तक उसे याद रखेगा। रात को भोजन के बाद जब घर में शांति छा गई तो सेठ आंगन में चारपाई पर बैठे बैठे अपनी पत्नी से बोले, सुनो भाग्यवान, मैं चाहता हूँ कि कुसुम का विवाह पूरे गांव में यादगार बने। उसका विवाह मैं बड़ी धूमधाम से करूँगा और हाँ, अपनी बेटी के लिए एक सुंदर 9 लखा हार भी बनवाऊँगा। यह सुनकर सेठानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कल्पना करते हुए कहा, सच कहते हो जी, हमारी कुसुम उस 9 लखा हार में कितनी सुंदर लगेगी। लेकिन एक बात बताइए, आप वह हार बनवाएंगे किससे? सेठ जी ने तुरंत उत्तर दिया, अरे और किससे, गांव के मशहूर सुनार हरि प्रसाद से बनवाऊंगा। उसका काम बहुत ही बारीक और साफ होता है। पूरे गांव में उसकी कारीगरी की चर्चा होती है। यह सुनते ही सेठानी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, उसकी कारीगरी तो मशहूर है ही, लेकिन एक और बात भी पूरे गांव में मशहूर है। सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, वह क्या? सेठानी बोली, केवल काम की सफाई के लिए ही नहीं, अपने हाथ की सफाई के लिए भी हरि प्रसाद बहुत मशहूर है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कुसुम के गहने उससे मत बनवाओ। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। ऐसा क्यों? सेठ जी ने हैरानी से पूछा। सेठानी ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि हरि प्रसाद सुनार को आभूषण दिखाना या उससे कुछ बनवाना खतरे से खाली नहीं है। पूरे गांव में उसकी चालाकी के किस्से मशहूर हैं। मेरी सहेली ज्योति ने उससे 10 तोले की सोने की माला चमकाने के लिए दी थी, लेकिन जब माला वापस मिली तो वह 9 तोले की रह गई थी और रमा ने उसे मोतियों का हार बनवाया था। तो बाद में पता चला कि उसमें कई मोती नकली थे। ना जाने कुसुम के गहने बनाते समय हमें किस तरह से ठग ले। अगर गहनों में कुछ भी नकली निकला तो कुसुम के ससुराल में हमारी बहुत बेइज्जती होगी। सेठानी की बातें सुनकर सेठ जी कुछ देर तक चुपचाप सोचे रहे। उनके चेहरे पर चिंता और जिद दोनों दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, फिर भी मैं कुसुम का हार हरि प्रसाद से ही बनवाऊंगा। देखना चाहता हूँ कि वह मुझे कैसे ठगता है। यह सुनते ही सेठानी घबरा गई। उसने समझाते हुए कहा, आप ऐसी भूल मत कीजिए। हरि प्रसाद सुनार ने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए हैं और आप तो सीधे साधे इंसान हैं। उसके सामने आपकी एक भी नहीं चलेगी। आखिर में नुकसान आपका ही होगा। सेठ जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत सावधान रहूँगा
और उसे कोई चालाकी करने का मौका नहीं दूंगा। अगले दिन सेठ जी ने हरि प्रसाद सुनार को अपने घर बुलवाया और उसे कुसुम के गहनों का सारा काम समझा दिया। सब कुछ बताने के बाद सेठ जी गंभीर स्वर में बोले, देखो हरि प्रसाद, गांव में लोग कहते हैं कि तुम अपने काम में काफ़ी हेरा फेरी करते हो। मैं अपनी बेटी कुसुम के गहनों के मामले में ठगा जाना नहीं चाहता, इसलिए मेरा एक आदमी हर समय तुम्हारे साथ रहेगा और तुम मेरे कायला के उस पार बने छोटे से मकान में बैठकर ही काम करोगे। सेठ जी की बात सुनकर हरि प्रसाद का चेहरा उतर गया। उसे यह बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा, सेठ जी, मुझे इतना शर्मिंदा मत कीजिए। कुसुम बिटिया तो मेरी अपनी बेटी जैसी है, भला मैं उसके गहने बनाने में बेईमानी क्यों करूँगा। आप बस आदेश दीजिए, मैं घर जाकर आराम से सब गहने तैयार करके ले आऊँगा। लेकिन सेठ जी ने धीमे स्वर में कहा, नहीं हरि प्रसाद, अपनी बेटी के गहनों के मामले में मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। काम तुम्हें मेरे ही मकान में करना होगा और मुरारी हर समय तुम्हारी निगरानी करेगा। अगले ही दिन से 9 लाख का हार बनाने का काम शुरू हो गया। हर सुबह सेठ जी तिजोरी खोलते, उसमें से अध बना हार और बाकी सोना चांदी निकालकर हरि प्रसाद सुनार को दे देते। फिर हरि प्रसाद और मुरली नाव में बैठकर कैला पार करते और उस छोटे से मकान में पहुंच जाते जहां गहनों का काम होना था। वहां पहुंचते ही हरि प्रसाद गहने बनाने का सामान निकालकर बड़े मन से काम करने लग जाता और मुरारी पास ही बैठकर उसकी कड़ी निगरानी करता रहता। सुनार को सेठ जी की बातों का बुरा तो लगा था, मगर वह यह सोचकर खुद को समझा लेता कि उसका बनाया हुआ हार जब कुसुम के गले में चमकेगा तो वह कितना सुंदर लगेगा। इसी सोच से वह मन लगाकर काम करता रहा, लेकिन मुरारी उसे चैन से काम करने ही कहाँ देता था। अगर हरि प्रसाद जरा सा सिर खुजलाता तो मुरारी तुरंत उसके बाल टटोलने लगता कि कहीं उसने कोई सोने का टुकड़ा तो नहीं छिपा लिया। और अगर हरि प्रसाद छींकता हुआ अपना रुमाल मुंह पर रखता तो वह तुरंत रुमाल देखने के लिए तैयार हो जाता, मानो उसमें कोई हीरा जवाहरात छिपा हो। इस तरह मुरारी की कड़ी निगरानी में हरि प्रसाद रोज बड़ी मुश्किल से अपना काम करना पड़ता था। एक दिन तो हद ही हो गई। जब सुनार खाना खाकर अपना मुंह पोंछ रहा था, तभी मुरारी उसकी मूंछों को गौर से देखने लगा। वह उसकी मूंछों में भी हीरे जवाहरात ढूंढने लगा, मानो हरि प्रसाद कहीं कुछ छिपा ना ले। यह देखकर हरि प्रसाद का दिल बहुत दुखी हो गया। एक क्षण के लिए तो उसने ठान लिया कि वह अब गहने बनाने का काम ही छोड़ देगा, लेकिन अगले ही पल उसे कुसुम बिटिया का ख्याल आ गया। वह सोचने लगा कि अगर वह काम छोड़ देगा तो बेचारी कुसुम के गहने अधूरे रह जाएंगे। यह सोचकर उसका मन पसीज गया। उसने मन ही मन कहा, हार तो मैं बना दूंगा, लेकिन उसके बाद सेठ जी और मुरारी को उसकी गलती का एहसास जरूर कराऊंगा। धीरे धीरे बाकी सभी आभूषण बनकर तैयार हो गए और सेठ जी ने उन्हें तिजोरी में सुरक्षित रख लिया। अब केवल 9 लाख हार को अंतिम बार चमकाना बाकी था। अगली सुबह सुनार और मुरारी हार लेकर नाव से कायला कर उस छोटे से गांव में पहुंचे और अपने काम में लग गए। दोपहर होते ही वह 9 लाख हार इतना चमकने लगा मानो सूरज की किरणें उसमें बस गई हों। हरि प्रसाद ने उस चमकते हुए हार को एक तश्तरी में सजाकर ऊपर से लाल रेशम का कपड़ा ढक दिया। फिर वह तश्तरी लेकर नाव में बैठ गया और मुरारी नाव चलाने लगा। नाव अभी कायला के बीचों बीच पहुंची ही थी। हरि प्रसाद की नज़र दूर से आते हुए सेठ जी पर पड़ी। उन्हें देखकर वह खुशी से भर गया।
वह उत्साह में नाव में खड़ा हो गया और जोर जोर से हाथ हिलाते हुए उन्हें आवाज देने लगा। अरे अरे, यह आप क्या कर रहे हैं? मुरारी घबराकर चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुनार के अचानक खड़े होकर हाथ हिलाने से नाव का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते नाव पलट गई। हरि प्रसाद, सुनार, मुरारी और हार्ड वाली तस्त्री सब के सब कायला के पानी में जा गिरे। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से नाव को सीधा किया गया और मुरारी तथा हरि प्रसाद को हार वाली तस्त्री समेत पानी से बाहर निकाला गया। भीगे हुए कपड़ों में ही सुनार ने वह तस्त्री सेठ जी के हाथों में सौंप दी। फिर उसने अपना मेहनताना लिया और चुपचाप अपने घर चला गया। सेठ जी उस हार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में यह बात फैल गई कि इस बार सेठ जी अपनी समझदारी से सुनार से भी तेज निकले। कुछ ही दिनों बाद कुसुम की शादी का शुभ दिन आ गया। जब सेठानी ने दुल्हन बनी कुसुम को हार पहनाने के लिए डिब्बा खोला तो अचानक उसका दिल धक से रह गया। जो हार पहले सूरज की तरह चमक रहा था अब पूरी तरह से काला पड़ चुका था। जब सेठ जी को यह खबर मिली तो उन्हें भी बड़ा धक्का लगा। उन्हें लगा कि आखिरकार हरि प्रसाद सुनार ने उन्हें ठग ही लिया। उन्होंने तुरंत आदमी भेजकर हरि प्रसाद को बुलवा लिया। कुछ ही देर में हरि प्रसाद हंसता हुआ वहां आ पहुंचा। आते ही उसने सेठ जी के हाथ में एक चमचमाता हुआ हार रखते हुए कहा, यह लीजिए सेठ जी, आपका असली हार। सेठ जी यह देखकर हैरान रह गए। हरि प्रसाद आगे बोला, मैंने आपसे वादा किया था कि कुसुम बिटिया के गहनों में कोई बेईमानी नहीं करूँगा, लेकिन जब आपने मेरे वचन पर भरोसा नहीं किया तो मुझे आपको सबक सिखाने के लिए यह सब करना पड़ा। सेठ जी अचंभित होकर बोले, लेकिन तुमने यह सब कब और कैसे कर लिया? हरि प्रसाद मुस्कुराते हुए बोला, क्या आपको याद है जब नाव कायला के बीचों बीच पलट गई थी? उसी समय मैंने पानी में छिपा कर रखा हुआ नकली हार निकालकर असली हार से बदल दिया था। बाद में रात को चुपचाप जाकर मैंने असली हार पानी से निकाल लिया। सुनार की यह चतुराई सुनकर सेठ जी कुछ देर चुप रहे। फिर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उन्हें समझ में आ गया कि बिना वजह किसी पर शक करना भी ठीक नहीं होता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।